नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता और लोकसभा चुनाव के महापर्व का छठवां चरण है। छठवें चरण के मतदान लगातार जारी है। 7 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से लगातार जारी है, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगी और लगातार उससे जुड़ी हुई हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह से 58 सीटों पर मतदान जो है वो हो रहा है, तस्वीरों में आप देखिए, जहां पर राष्ट्रपति भी आज अपने मत का प्रयोग करने पहुंची है। मतदान उन्होंने किया है सुबह सुबह, और इसी के साथ जो तमाम बड़े चेहरे हैं, जो तमाम दिग्गज है, उन्हीं की किस्मत आज ईवीएम में कैद होने वाली है। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव के छठवें चरण में यूपी की 14 सीटों पर चुनाव है। 2019 में इन 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 9 सीटें जीती थी, जबकि 5 सीटें पर उसे हार का सामना करना पड़ा था। बसपा को 4, अन्य को 1। तो उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान है। वो 7 राज्य, जहां बिहार में 8 सीटों पर मतदान आज हो रहे हैं, हरियाणा में 10, झारखंड में 4, उड़ीसा में 6, उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर। और इसी के साथ ही राजधानी दिल्ली की सभी 7 सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट, यानी ये वो 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश जहां की 58 सीटों पर मतदान आज लगातार जारी है। और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे चर्चा करेंगे किस तरह से प्रदेशों में जो चुनाव है वो लगातार जारी है। हमारे साथ डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, उत्तर प्रदेश से वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सत्येंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। अरमान कबीर, पश्चिम बंगाल से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं। अरमान जी, बहुत स्वागत है। और अरमान जी, मैं पहले आप ही का रुख करने चाहूंगी, क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हम देख रहे हैं 8 सीटों पर आज मतदान जो है वो लगातार जारी है। और पश्चिम बंगाल की स्थिति हम देखें, जब देखिए लगातार, क्योंकि हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं, पश्चिम बंगाल में बेहद दिलचस्प ये लड़ाई है। जहां एक और हम देखते हैं बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार पूरी ताकत जो है उन्होंने पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर झोंक दी है। वही भारतीय जनता पार्टी जो है वो भी पीछे नहीं है। तमाम जो प्रयास है वो बीजेपी की ओर से किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, जहां पर उन्होंने बंगाल में जो चल रही नीति है उन पर भी निशाना साधा है, और इसके साथ ही तमाम उन्होंने जो निशाने हैं वो साधे हैं, जनता को लुभाने का प्रयास किया है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी देखने को मिलती है। क्या कुछ स्थिति 8 सीटों पर, और 8 सीटों में से जो सबसे चर्चित सीटें हैं तमलुक और एक मोदिनीपुर, ये 2 सीटें जिन पर सभी की नजर है। क्या स्थिति पश्चिम बंगाल में, अरमान जी? ऋषिका जी, मैं कोई सबसे पहले मैं क्षमा के साथ मैं कहना चाहता हूं, मैं कोई वरिष्ठ पत्रकार नहीं हूं। ठीक है, मैं चुनावी विश्लेषक हूं। आपने हमारा परिचय गलत दिया है और वहां पे लिखा भी हमारा परिचय गलत है, उसे संशोधन करें। ठीक है। और तमलुक का जो सीट है ना, अब आते हैं हम लोग चुनाव पे। ठीक है, तमलुक का जो सीट है वो शुभेंदु अधिकारी का इलाका माना जाता है। वो सिर्फ तमलुक ही नहीं है, कांथी भी इस बार जो है, और पिछले बार का इलेक्शन, 2019 का इलेक्शन और 2024 के इलेक्शन में जो है ना, आसमान जमीन का फर्क है दोनों के इलेक्शन में। क्योंकि 2019 में शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस में हुआ करते थे, इस बार वो भारतीय जनता पार्टी में के नेता प्रतिपक्ष भी है यहाँ पे। ठीक है, अब मामला आ जाता है कि उनका जो नंदीग्राम की जो सीट है वो तमलुक में आती है, और पिछले बार जो है काथी का जो सीट था उससे उनके फादर शिशिर अधिकारी खड़े थे, जो कि इस बार सौमेंदु अधिकारी उनके भाई खड़े हैं। ठीक है, अब पिछले बार 2019 के वोटों का आकलन करते हुए इस बार के वोट का जो है, मतलब आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। आप कोई भी क्या भी लगा सकते हैं, क्योंकि पिछले बार शुभेंदु अधिकारी और शिशिर अधिकारी का जो अधिकारी फैमिली है उनका इन्फ्लुएंस है उस इलाके में। ठीक है, 2000 और जिस वक्त शुभेंदु अधिकारी जो है तृणमूल कांग्रेस में थे, तो उस वक्त ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन, जो कि पूर्वी मिदनापुर में हमारा जो संगठन है वो बहुत ही मतलब वोट जो है वो ये करता है, वहां पे होल्ड करता है वहां पे। ठीक है, तो उस वक्त का सिनेरियो अलग था और इस बार का सिनेरियो अलग है। कल परसों ही जो है एक महिला की मृत्यु हो गई, बीजेपी कार्यकर्ता की मृत्यु हो गई, जिसको लेकर के वहां पर बहुत ज्यादा खेद भी है, जिसको लेकर के शुभेंदु अधिकारी बहुत गुस्से में भी दिख रहे थे, थाना में भी गए थे। ठीक है, और दूसरा एक मामला आ गया इसी बीच, ओबीसी सर्टिफिकेट जो 2010 के बाद से जो मुस्लिमों का जो ओबीसी कैटेगरीज में जो रखा था ममता बनर्जी सरकार ने, 2000 जब उनकी सरकार आई थी,
तो उस कोर्ट का निर्णय के बाद जो है उसको भी निरस्त कर दिया गया, जितने सर्टिफिकेट है। तो ये सारी चीजों को लेते हुए इस बार जो है ये सत्र का चुनाव में कुछ भी कह पाना बहुत ही मुश्किल है। इसमें एक इंटरेस्टिंग सीट है हमारे यहाँ, विष्णुपुर की सीट। विष्णुपुर की सीट है जिसमें ये खड़े हैं, सौमित्र खान खड़े हैं और उनके अगेंस्ट में सुजाता मंडल। ये दोनों एक समय में पति पत्नी हुआ करते थे। ठीक है, ठीक है, एक हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जो है सो कि सामने है। और इसमें यहाँ पे इस बार सौमित्र खान के हारने की संभावना लग रही है, क्योंकि सुजाता मंडल ने वहां पे बहुत ज्यादा जो है सो कि प्रभाव छोड़ा है उस सीट पे। ठीक है जी, ठीक है अरमान जी। और कहीं ना कहीं जो 8 सीटों पर आज हम, ठीक है अरमान जी वापस लौटूंगे मैं आपके पास। 8 सीटों पर जो आज हम मतदान देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में, बेहद दिलचस्प, क्योंकि आज चुनाव है और उसी के ठीक पहले जिस तरह से हमने पश्चिम बंगाल में जो परिस्थितियां बदलते हुए देखी हैं, जो एक और हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह देती हैं कि हाई कोर्ट का फैसला उन्हें मान्य नहीं है, इसका कितना असर जनता पर पड़ा है ये भी आपसे जानेंगे। लेकिन उसके पहले उत्तर प्रदेश से हमारे साथ डॉक्टर सत्येंद्र कुमार बने हुए हैं। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में यूपी की 14 सीटों पर मतदान जो है वो लगातार जारी है। 2019 की अगर हम बात करें तो ये जो 14 सीटें हैं इनमें से बीजेपी के खाते में 9 सीटें गई थी, बाकी जो 5 सीटें हैं उन पर हार का सामना करना पड़ा था। बसपा 4 सीटें जीती थी। इस बार बीजेपी और सपा दोनों ही एक दूसरे की राह में कांटे बिछा रही हैं। जातीय विसात की अगर हम बात करें तो पूरे जो पूर्वांचल में सपा ने गैर यादव ओबीसी का दाव चला है, तो बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी जो है वो सवर्ण कार्ड यहाँ पर खेलती हुई नजर आई है। सत्येंद्र जी, किस तरह से इन 14 सीटों पर हम देख रहे हैं जातीय समीकरण, या फिर जिस तरह से जैसे मैंने बताया कि सपा जो है वो यादव ओबीसी दाव चल रही है, तो जो बीजेपी है उन्होंने सवर्ण कार्ड खेला है। क्या लग रहा है आपको, ये मुद्दे या फिर विकास के मुद्दे, कौन से मुद्दे हावी हैं? जी नमस्ते रिश्का जी। जी, ये 58 सीटें जो पूरे देश भर में चुनाव हो रही हैं, उन सभी सीटों में 40 सीट तो बीजेपी जीती है, टीएमसी 3 सीटें जीती हैं, जनता दल 3 सीटें, बीएसपी 4 सीटें, बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस, लोक जनशक्ति सब एक एक सीटें जीती हैं, लगभग 3 लोगों ने। तो कहना यह है कि अभी भी भाजपा फाइट 2019 के तुलना में है। और अभी हमने उत्तर प्रदेश के चुनाव जो 14 सीट हो रहे हैं उसमें से 10 सीटें भाजपा जीती है, जिसमें जो 10वां सीट था वो माननीय मुलायम अखिलेश यादव जी के सीट छोड़ देने के कारण वो आजमगढ़ की सीट दिनेश लाल निरहुआ ने जीता था, तो मिलाकर के 10 सीटें हुई। अभी मैंने श्रावस्ती कल मैं सब गया था देखने, पता करने की क्या है स्थिति। वहां बड़ा दिलचस्प मैंने चुनावी संग्राम और लोगों का रुझान को देखा। पहली बात, संगठन के लिए भी कुछ सुझाव है, कुछ शिकायत है लोगों के प्रति। लोगों ने संगठन के प्रति शिकायत भाजपा के प्रति किया है कि पहली बात, न संगठन से कोई पैराशूट कार्यकर्ता पदाधिकारी भेजना चाहिए, न प्रत्याशी। इस बात का भी लोगों के अंदर वो भाव है, लेकिन लोगों के जेहन में योगी और मोदी हैं और उसको देख करके ही मतदान करने की वो लोग संकल्पित हैं। ठीक है, मैंने दलितों के बीच में भी देखा वो भाजपा के प्रति माहौल बनाते हुए। मैं यहां तक कहूं कि गैसड़ी विधानसभा में मैंने देखा कि वहां पर मुसलमान लगभग वहां के प्रत्याशी के भाव प्रभाव स्वभाव के कारण 30% मुसलमान उनके साथ जा रहे हैं। तो ये सब प्रभाव है। ठीक है। और संत कबीर नगर में इसका उल्टा मैंने देखा, मुसलमान यादव पिछड़ी जात लगभग एकजुट हुए हैं, यहां तक कि दलितों का वोट भी संत कबीर नगर में समाजवादी पार्टी को जा रहे हैं। तो ये रणनीति है, उतार चढ़ाव है, कब कौन किस तरह जा रहा है ये कुछ कहा नहीं जा सकता। और चुनाव संभावनाओं का खेल अनंत है, कहां कैसा खेला जा सकता। ठीक है, अब 14 सीटें, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सियासी
तौर पर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें जो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें। और देखिए बार बार क्योंकि हम यही बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में जिस भी पार्टी का कब्जा होगा देश को प्रधानमंत्री वहीं से मिलेगा, यानी जो उत्तर प्रदेश है वो देश को प्रधानमंत्री देता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में हम जिस तरह से उबाल देख रहे हैं, 14 सीटों पर भी आज मतदान, और कहीं ना कहीं आज के जो मुद्दे हैं, क्योंकि हमने पिछले चरण में भी जब देखा तो राम मंदिर का मुद्दा हावी था, लेकिन आज जिन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं कहीं ना कहीं जातीय समीकरण इन सीटों पर हम देख सकते हैं। सतीन जी मैं आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन मोहित अग्रवाल हमारे साथ हरियाणा से जुड़ गए हैं। मोहित जी सीधा आपके पास आते हुए, हरियाणा में अगर मैं बात करूं तो 2024 तक बीजेपी जेजेपी जो है मिलकर हरियाणा की सत्ता पर काबिज थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के ऐन पहले हरियाणा में बड़ा सियासी उलटफेर हुआ। बीजेपी और जेजेपी रास्ते उनके जुदा हो गए, वो दोनों अलग हो गई। दोनों पार्टियां लोकसभा चुनाव के दंगल में अब एक दूसरे को चुनौती देते हुए नजर आ रही हैं। क्या कुछ स्थितियां वर्तमान में मोहित जी, क्योंकि हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर आज जो मतदान है वो संपन्न हो जाएगा। आप अगर हम हरियाणा की बात करें तो जिस तरीके से जेजेपी और बीजेपी ने पूरे 5 साल से पहले ही जो सरकार चल रही थी उसको अपने 6 महीने पहले अपना गठबंधन खत्म करके और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से दोनों पार्टियों ने अलग जाने का फैसला किया, उससे जेजेपी को भारी नुकसान हुआ है, बीजेपी को कहीं कोई नुकसान नहीं है। और अगर हम कहीं, आ रही है आपको आवाज? हाँ जी मोहित जी बोलिए, आपकी आवाज पहुंच रही है। और अगर हम कहीं बात करें तो भाजपा और कांग्रेस का चुनाव है हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर जेजेपी कहीं स्टैंड भी नहीं करती है, वो अपनी साख बचाने के लिए ही केवल मैदान में अपने प्रत्याशी उतारे हुए है, क्योंकि आने वाले 8 महीने के बाद यहाँ पर विधानसभा चुनाव है। तो अगर जेजेपी ऐसे में अपने चुनाव के प्रत्याशी नहीं उतारती तो कहीं ना कहीं जनता के पास ये मैसेज जाता कि जेजेपी अपने आप को खत्म मानती है। लेकिन जेजेपी के जो प्रत्याशी हैं आज के समय में वो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में फाइट में नहीं है। अगर हम बात करें गुरुग्राम की तो गुरुग्राम के अंदर राव इंद्रजीत और राज बब्बर की फाइट है। अगर हम बात करें कुमारी शैलजा की और अशोक तंवर की फाइट है। अगर हम पूरे हरियाणा के प्रदेश को देखें तो हर जगह कहीं भी देख लो कांग्रेस और भाजपा की फाइट है। एक कुरुक्षेत्र सीट एक ऐसी सीट आ रही है जहां पर अभय सिंह थोड़ी सी अपनी एक भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी नवीन जिंदल और सुशील गुप्ता के बीच में ही फाइट है। और जैसा कि पहले भी बात हुई थी कि जो मोदी योगी के नाम पे पूरा देश चुनाव लड़ रहा है, आज अगर हम बात करें तो जो लोकसभा का चुनाव है वो कहीं ना कहीं मोदी जी के नाम पर ही है और मोदी जी के जो काम है उसके ऊपर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। अगर हम बात करें जो जितने भी प्रदेश हैं वहां के जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, स्थानीय मुद्दों के ऊपर हर जगह भाजपा पीछे रही है। स्थानीय मुद्दे कहीं ना कहीं भाजपा नहीं कवर कर पाई है, लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है तो राष्ट्र में मोदी को आगे रखते हुए चुनाव लड़ने की जो तैयारी सिंगल फेस रख के मोदी जी ने आगे बढ़ाई है, इससे निश्चित ही भाजपा को फायदा होगा। और भाजपा आने वाले समय में तीसरे टर्म में मोदी जी दोबारा से तीसरी बार प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। देखना होगा कि 4 जून में क्या फैसला हरियाणा का आता है, लेकिन हरियाणा के अंदर जो भी सिचुएशन है विन विन सिचुएशन है। हरियाणा में ऐसा माना जा रहा है कि 9 सीटें भाजपा जरूर ला रही है। रोहतक वाली सीट है वहां पर थोड़ा सा पेच फंसा हुआ है, जहां पर की पिछली बार कोसली में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बढ़त नहीं बनाई थी, लेकिन इस बार उन्होंने अपना पूरा डेरा कोसली के अंदर डाल के रखा। देखना होगा कि यहाँ से दीपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कर पाते हैं। ठीक है मोहित जी, देखिए जिस तरह से आपने बताया हरियाणा की 10 सीटें, क्योंकि आज सभी लोकसभा की 10 सीटों पर जो है मतदान हरियाणा में हो जाएगा। 6वें चरण पर हम पहुंच गए हैं, लेकिन मुद्दों के लेकर जैसे हमने बात की, जैसा आप कह रहे हैं कि हरियाणा की जनता, क्योंकि जब राष्ट्र की बात आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हर एक व्यक्ति जो है वो भरोसा जताता है अगर राष्ट्रीय मुद्दों की बात होती है। हालांकि जैसा आपने कहा कि किसानों के जो मुद्दे हैं, बाकी जो मुद्दे हैं और जिसमें पीछे रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमने ये देखा भी है कि आम मुद्दे जो है, क्योंकि हम लगातार शुरुआत से ही ये बात कर रहे हैं कि आम मुद्दे इस चुनाव से गायब रहे हैं, तो देखना होगा कि 4 जून को परिणाम क्या होते हैं। लेकिन उसके पहले जिस तरह से सियासी समीकरण जो है वो हम अगर हरियाणा का देखें तो जैसे आपने बताया कि 9 सीटों पर, क्योंकि लगातार इसको लेकर फोकस जो है वो सभी का बना हुआ है, और 9 सीटों पर ये कहा जा रहा है कि बीजेपी आ रही है। ठीक है, हमारे साथ दिल्ली से जितेंद्र भाटी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। जितेंद्र जी बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। और देखिए जब हम राजधानी दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली कहा जाता है दिल्ली दिल वालों की है, क्योंकि अगर हम विधानसभा चुनाव में देखें तो दिल्ली वालों ने दिल खोलकर आम आदमी पार्टी को सपोर्ट दिया है, और अगर हम लोकसभा चुनाव की जब बात करते हैं तो दिल्ली वाले जो है वो बीजेपी की तरफ हो जाते हैं। इस बार आपको क्या लग रहा है, 7 सीटों का दंगल आज है, दिल्ली की 7 सीटों पर मतदान जो है वो हो जाएगा, क्या कुछ स्थिति देख पा रहे हैं?
देखिए, दिल्ली की स्थिति की अगर बात की जाए तो जो और राज्य हैं उनके मुकाबले दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने ऐसा नहीं है काम नहीं किया। स्कूलों की बात की जाए या मेडिकल सुविधाओं की बात की जाए तो उस लेवल पे अगर बात की जाए तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ ही रुझान लोगों का रहता है। लेकिन ये देश का चुनाव है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जहां जहां पे उत्तर प्रदेश के सीएम पहुंचे या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उन्होंने साफ कर दिया कि ये जो आप वोट करेंगे देश के लिए करेंगे, ये ना कि किसी राज्य के लिए करेंगे। तो अगर दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में अगर राजधानी दिल्ली के अगर चुनाव होते हैं तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अपने नंबर बढ़ा सकती है। और क्योंकि ये देश के चुनाव है, देश के बड़े मुखिया को चुनना है और वो चुनना है, उसे चुनना है जिसने पूरे विश्व में नाम किया है। ऐसे शख्स को चुनना है जो सभी के लिए प्यारे हैं और देश के प्रधानमंत्री जाहिर तौर पर ये देश के लिए और जो देश को चाहते हैं वो चुनाव है। ये नहीं है कि आपको मेडिकल सुविधाएं ज्यादा दी गई या जो शैक्षिक सुविधा बहुत ज्यादा अच्छी रही, बच्चों के लिए स्कूल अच्छे रहे, लेकिन ये पूरे देश को ठीक करने की बात है। अब सुबह से ही यहाँ पर जो मतकर्मी पहुंचे थे, उन्होंने अपने पूरे मत स्थलों को संभाला हुआ है। लेकिन जो मत दान करने के लिए आ रहे हैं उनके अंदर एक उत्साह भी है, क्योंकि वो अगर चाहते हैं कि देश के लिए हम चुनाव कर रहे हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को एक बार फिर से वो देखना चाहते हैं, तो जाहिर तौर पर वो बीजेपी को ही जिताएंगे और जाहिर तौर पर कमल के बटन को ही दबाएंगे। लेकिन अगर केवल राजधानी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यूं कह सकते हैं कि वो उनका रुझान है। लेकिन ये जो चुनाव है ये देश का चुनाव है और जाहिर तौर पर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो यही चाहेंगे कि देश का हालात बदले, देश में जिस तरीके से थोड़ी बहुत कमियां रह गई है वो भी पूरी तरीके से दूर कर लिया जाए। तो कुल मिलाकर जो हम सुबह से तमाम लोग जो मत का प्रयोग करने के लिए मत केंद्र पर पहुंच रहे हैं वो जाहिर तौर पर बीजेपी का ही बटन दबा रही हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जितेंद्र जी, क्योंकि जिस तरह से देखिए पहले भी मैंने कहा कि दिल्ली दिल वालों की और दिल्ली वाले जो है वो दिल खोल कर अगर सपोर्ट देते हैं तो किसी एक पार्टी को दिल खोल कर सपोर्ट देते हैं, वो हमने विधानसभा और लोकसभा में देख लिया है। लेकिन इस बार की जो स्थिति है वो बेहद दिलचस्प इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो साथ हैं और सवाल उनके सामने ये खड़ा है कि अगर दिल्ली में साथ है तो पंजाब में अलग अलग क्यों है। इस पर मैं आपके पास वापस लौटूंगी, आपसे वापस इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले अरमान कबीर जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। अब देखिए जिस तरह से पश्चिम बंगाल की स्थिति जो हम देख रहे हैं, जैसा आपने बताया कि दिलचस्प स्थिति बनी हुई है, कुछ सीटें ऐसी हैं, हॉट सीट हैं जिन पर नजर सभी की बनी हुई है। मोदीपुर की भी अगर हम बात करें तो कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। लेकिन हाईकोर्ट के फैसले को जिस तरह से ममता बनर्जी ने ठुकराया है, उनका यह कहना है कि हाईकोर्ट का फैसला हमारे लिए मान्य नहीं है, इसका कितना असर पश्चिम बंगाल पर पड़ा है। और जिस तरह से आज भी हम अगर देख रहे हैं तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये आरोप लगा रही हैं कि ईवीएम पर उन्होंने आरोप लगाया है कि ईवीएम पर भाजपा का टैग लगा हुआ है। क्या कुछ स्थितियां ईवीएम को लेकर और हाईकोर्ट के फैसले का, ममता बनर्जी के इसको ठुकराने का कितना असर जनता के ऊपर पड़ रहा है? देखिए, ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं वो उनकी भाषण को मैं सुन रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि कोर्ट के इस फैसले को हम नहीं मानेंगे, हम जो है वो सुप्रीम कोर्ट हम जाएंगे इसको लेकर के। अब एक मामला आ जाता है कि यहाँ के जो वो मतदाता जो ये इस फैसले से जो है जो प्रभावित हुए हैं उनका सोच ये क्या बनता है। मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था, उनकी ये बातें आ रही है कि ममता बनर्जी ने जानबूझ करके, मतलब उन्हें पता था कि एक ना एक दिन ये फैसला आने वाला है। ये भी है, यहाँ के जो मुस्लिम मतदाता हैं उनके दिमाग में ये भी चल रहा है। 2011-12 से ये जो केस चला आ रहा है और अब जाकर उसका फैसला आया है। हाँ, क्योंकि देखिए अब ये जो आरक्षण है ना, देखिए मैं कह रहा हूं ना कि मैं भी अगर अपनी पर्सनल अगर मैं दिखाऊं तो ये जो जितने हैं मुस्लिम कम्युनिटी सबको ओबीसी के दायरे में दे देना, ये मतलब 70 से ज्यादा जातियों को जो है कि उसमें डाल दिया गया। ठीक है, अब देख लीजिए कि मैं जिस जाति से आता हूं, मैं भी मुस्लिम हूं, लेकिन मैं जिस जाति से आता हूं, अगर मैं ही बिहार में हूं तो मुझे किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं मिलेगा क्योंकि मुझे फॉरवर्ड के कैटेगरी में मुझे गिनी जाएगी। लेकिन पश्चिम बंगाल में मुझे आरक्षण मिल सकता है ओबीसी से। तो कुछ कैटेगरीज को जिनको जरूरत थी उनको ही उन्हें ऐड करना चाहिए था, उन्होंने बहुत जल्दबाजी की और
मतलब परिणाम को ध्यान में ना रखते हुए मतलब जरूरत से ज्यादा जातियों को ओबीसी के कैटेगरी में डाल दिया। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर कम होता ना तो उतना जो है प्रभाव नहीं करता। ठीक है। दूसरी बात है कि अगर हम चुनाव की बात करेंगे तो इसमें ममता बनर्जी की ये जो 8 सीट है, इस 8 सीट में घाटाल को अगर आप छोड़ दीजिए, ठीक है, घाटाल को अगर आप छोड़ दीजिए तो तमलुक, मिदनापुर, झारग्राम या फिर जो है तो कि बांकुड़ा और विष्णुपुर, ये सारी सीटों पर ना ममता बनर्जी को अपनी साख बचाने की लड़ाई है उनकी। क्योंकि इसमें से 2 सीट ऐसे, देखिए 4 सीट तो ऑलरेडी पहले से बीजेपी के खाते में है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि विष्णुपुर के अलावा किसी भी इसमें जो है और तमलुक का जो सीट है ना, तमलुक का सीट सबसे हॉट सीट है इसमें। ठीक है। एक तो उसमें नंदीग्राम आता है, और आपको याद होगा वो तृणमूल कांग्रेस ने एक ऐसे इंसान को वहां से कैंडिडेट बनाया, आपको याद होगा खेला होबे का जो नारा दिया था, जिसने पूरा गीत लिखा था, देवांशु भट्टाचार्य, वहां से तृणमूल कांग्रेस के जो है तो उम्मीदवार है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहां से हाई कोर्ट के जो जज थे, हाई कोर्ट के, कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जज जो उन्हें अभिजीत गांगुली को वहां से कैंडिडेट बनाया गया है। ठीक है। और नंदीग्राम उनका एकदम शुभेंदु अधिकारी का जो है तो कि वो एकदम क्षेत्र जो है वो पड़ता है उनका। लेकिन अब मामला ये आ जाता है कि इस बार शुभेंदु अधिकारी की भी साख दांव पे लगी हुई है, क्योंकि उनको जो वोट मिला था वो तृणमूल कांग्रेस का वोट मिला था या फिर शुभेंदु अधिकारी का पर्सनल वोट था। ये जो है तो कि 4 तारीख को पता चलेगा। ऋषिका जी। ठीक है अरमान जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं 8 सीटों को लेकर, क्योंकि लगातार हाईकोर्ट का फैसला जब से आया है और जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे ठुकराया है, कहीं ना कहीं इसको लेकर जो एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हुआ था, और कहीं ना कहीं ये भी था कि जनता का अब इसके मन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, आरक्षण को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि पहले चरण के पहले कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो पहले चरण के बाद से इनकी चुनाव में एंट्री हुई है, क्योंकि मंगलसूत्र, विरासत टैक्स, हिंदू मुस्लिम आरक्षण, अल्पसंख्यकों की बात, मैनिफेस्टो को लेकर मुस्लिम लीग से इसका कंपैरिजन कर देना, ये जो बातचीत थी, इसका पहले चरण से पहले कहीं भी जिक्र नहीं था। आम चीजों को लेकर चुनाव लड़ा जाना था, आम मुद्दों पर बात होनी थी, लेकिन चुनाव से आम मुद्दे गायब। और लगातार ये जो जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट का फैसला ठुकराया, अब देखिए ये कहना कि ये जो हाईकोर्ट का फैसला आया है वो बीजेपी चुनाव आते आते तक ऐसे, क्योंकि ये बात भी सामने आई थी भाषण में, तो उन्होंने कह दिया कि ये मान्य नहीं है, लेकिन फिर ये बातें भी सामने आई कि बीजेपी ऐसा करा रही। तो देखिए, हाईकोर्ट का फैसला, उस पर आप आरोप कैसे लगा सकती है? तमाम सवाल जो है वो बड़े बने हुए थे इसको लेकर, जो आपने कहा है जिस तरह से। लेकिन ठीक है, पश्चिम बंगाल की स्थिति अभी भी बेहद दिलचस्प है। देखना होगा कि 4 जून को जो नतीजे हैं वो क्या होते हैं। में मैं क्लियर कर देता हूं कि हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल क्यों उठ रहा है। हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल इसलिए उठ रहा है, ये सारा कराया जो है ये अभिजीत गांगुली की वजह से हुआ है। अभिजीत गांगुली जी को हाईकोर्ट से रिजाइन करके और जो है तो कि बीजेपी में इतना जल्दी ज्वाइन नहीं करते तो यहाँ के हाईकोर्ट पर सवाल नहीं उठते। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि हाईकोर्ट भारतीय जनता पार्टी से बाइस्ड है। ठीक है अरमान जी, वापस लौटूंगे मैं आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर सत्येंद्र बने हुए हैं उत्तर प्रदेश से। देखिए सत्येंद्र जी, उत्तर प्रदेश की क्योंकि 14 सीटों की हम बात कर रहे हैं, बीजेपी ने तो हालांकि जो सीटें जीतेगा, क्योंकि अब की बात 400 पार, तो उत्तर प्रदेश में भी उन्हें 60 से ऊपर या 70 से ऊपर सीटें तो चाहिए ही होंगी। जिस तरह से वो लगातार दावे कर रहे हैं कि 80 के 80 सीटें बीजेपी दावा कर रही है कि बीजेपी लेकर जाएगी, लेकिन जो स्थितियां हम देख रहे हैं बनती हुई, अब उत्तर प्रदेश की जो आज 14 सीटों पर मतदान है, सुल्तानपुर और आजमगढ़, ये 2 वो हॉट सीट है जिन पर नजर जो है वो बनी हुई है, और कहीं ना कहीं मुस्लिम मतदाताओं की संख्या यहाँ पर आजमगढ़ और सुल्तानपुर में ज्यादा है। क्या कुछ स्थिति इन दोनों सीटों पर देखते हैं? अल्पसंख्यकों को लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि बीजेपी ने जो प्रयास है वो पूरे किए हैं, और अल्पसंख्यकों को लेकर जो सियासी मुद्दा गरमाया है वो आप भी जानते हैं राजनीति किस तरह से इस पर गरमाई है। क्या कुछ कहेंगे इन 2 सीटों के बारे में, सुल्तानपुर और आजमगढ़? सत्येंद्र जी, सुल्तानपुर में इस बार लड़ाई बड़ा टफ है। श्रीमती मेनका गांधी जी के विरोधी रहे सोनू सिंह इस समय समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, और वो पूरी मतलब चुनाव के शुरुआत से लामबंद रहे हैं भाजपा को घेरने के लिए, भाजपा प्रत्याशी को मतलब यथासंभव जहां उनका वोट प्रतिशत कम हो, वो इस समय वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए लगे हुए हैं, और यहाँ की लड़ाई बहुत टफ है। जीत हार कितने हजार में हो सकते हैं ये देखना है।
और आजमगढ़ में भी लड़ाई टफ है इनके लिए, निरहुआ के लिए, क्योंकि इस बार धर्मेंद्र यादव पूरी जोर से और वहां के यादव मुसलमान और पिछड़ों का वर्ग तैयार है। तो ये कहा जा सकता है कि वहां लड़ाई आजमगढ़ और सुल्तानपुर में टफ है। इसके साथ ही एक और खास बात बताना चाहेंगे कि मछली शहर में उस बार के जीत हार का मार्जिन 5,000 था और श्रावस्ती में 10,000 का अंतर था। तो इस बार लड़ाई में मुझे जहां तक संभव लगता है कि 10,000 5,000 के ही चुनावी निर्णायक वोट साबित होंगे कि किसकी कितनी जीत है, क्या किसकी हार है। और एक और खास चीज है डुमरियागंज, जहां एक दिन के लिए विवादास्पद मुख्यमंत्री के रूप में जगदम्बिका पाल जी थे और वहां बसपा से गए हुए सपा के प्रत्याशी कुशल शंकर तिवारी हैं, जो हरशंकर तिवारी के बेटे हैं, वो वहां पर लगे हुए हैं। वहां मुसलमान, ब्राह्मण और यादव पिछड़ों का वर्ग जो है वो इनके साथ लगभग जा रहा है। ठीक है, तो ये लड़ाई बड़ी टफ हर जगह इस समय इस चरण के चुनाव में मान सकता हूँ। ठीक है सतीन जी, कहीं ना कहीं बेहद दिलचस्प स्थिति इन सीटों पर भी बनी हुई है और 14 सीटों पर मतदान उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है। मत प्रतिशत की अगर हम बात करें तो चुनाव आयोग के जो अभी तक के आंकड़े आए हैं 11 बजे तक के, तो मत प्रतिशत जिस तरह से उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 6वें चरण में जो रफ्तार है वो धीमी देखी जा रही है। देखना होगा कि 6 बजे तक जो मत प्रतिशत है वो कितना बढ़ पाता है। मोहित अग्रवाल हरियाणा से हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित, क्योंकि हरियाणा की 10 सीटों पर आज जो मतदान है, हरियाणा की सभी सीटों पर चुनाव जो है वो संपन्न हो जाएगा, लेकिन बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने हरियाणा के सीएम रहे मनोहर लाल खट्टर को भी सीएम पद से हटाते हुए नए चेहरे नायब सिंह सैनी को हरियाणा का सिंहासन सौंप दिया और जिसके कई सियासी मायने भी लगाए गए, कई सवाल इसके ऊपर भी उठे और ये भी कहा गया कि पिछड़े वर्ग से आने वाले नायब सिंह सैनी को सीएम बनाकर बीजेपी ने ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। किस तरह से यहाँ पर ओबीसी वोट बैंक का जो समीकरण है वो देख पा रहे हैं। और इस बार क्योंकि कांग्रेस हरियाणा में इंडिया गठबंधन के तहत अगर हम बात करें तो आम आदमी की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है इंडिया गठबंधन में, उसने कुरुक्षेत्र की जो एक सीट है वो आपके लिए छोड़ दी है, जबकि कांग्रेस बाकी 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो कुरुक्षेत्र में क्या कुछ सियासी समीकरण है और इसके साथ ही जो बीजेपी ने किया है, नए चेहरे को मौका दिया है ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए, इसको लेकर क्या कुछ स्थिति है मोहित? देखिए, आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई मुख्यमंत्री अगर 9-10 साल के लिए सरकार चलाते हैं तो निश्चित ही उसका विरोध होना स्वाभाविक है। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसको वो साथ लेके चलना चाहता ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई वर्ग हमेशा नाराज होता ही है। इसी को भांपते हुए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने पहले ही उस मुख्यमंत्री को हटा दिया जिसका कहीं ना कहीं कोई विरोध हो सकता था। लेकिन अब आप ये भी समझिए कि उन्होंने नायब सिंह सैनी को ही मुख्यमंत्री क्यों बनाया। एक ओबीसी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने का कारण था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वोटरों को भी साधने का उनका पूरा निशाना भाजपा ने कामयाब रहे। और आप अगर देखेंगे कि जितनी भी मोदी जी की रैली हुई या फिर भाजपा की जितने स्टार प्रचारकों की रैली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हुई, उसमें सभी में नायब सिंह सैनी ने उनके साथ मंच साझा किया। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ओबीसी चेहरे का फायदा उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी उठाया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी उठाया और हरियाणा के अंदर भी करनाल सीट में क्योंकि ओबीसी का बहुत अच्छा प्रभाव रहता है और अन्य सीटों पे भी है, तो ओबीसी चेहरे को यहाँ भी उन्होंने कैश किया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कैश किया। अब हम बात करते हैं कि आपने बताया कि जो आम आदमी पार्टी के साथ जो गठबंधन है कांग्रेस का, उसमें कुरुक्षेत्र की एक सीट जिसमें कि नवीन उन्होंने सुशील गुप्ता जी को दे दी। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में आपके गठबंधन से सुशील गुप्ता हो गए, भाजपा से नवीन जिंदल हो गए और वहीं इनेलो से अभय सिंह चौटाला भी वहां से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसा भी माना जाता है कि किसानों के आंदोलन के समय में जब अभय सिंह ने किसानों के लिए इस्तीफा दे दिया था तो वहां पर भी उनका समाज उनको वहां पर जीत दिलाने की कोशिश कर सकता है। इसीलिए पूरे हरियाणा में केवल एक ही सीट ऐसी है जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन वहीं अगर हम नवीन जिंदल की बात करें तो नवीन जिंदल ने भारत के तिरंगे को हर एक आदमी तक पहुंचाने का जो काम किया, जिससे उन्हें देश के अंदर पूरा हर एक वर्ग से प्यार मिलता है, एक ये। दूसरा, हिसार के अंदर वो एक अच्छी उद्योगपति की छवि रखते हैं, एक कारण ये रहेगा। तो इसलिए अगर हम कहें कि कहीं ना कहीं सुशील गुप्ता, और जब अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से स्वाति मालीवाल का पूरा प्रकरण हुआ है,
स्वाति मालीवाल के प्रकरण के बाद हरियाणा में भी इसका इम्पैक्ट तो जरूर आएगा, जहां पे सुशील गुप्ता की जो पूरी छवि थी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो, क्योंकि पार्टी हमेशा सिंबल के आगे तो सब कुछ झुकता ही झुकता है, तो निश्चित ही स्वाति मालीवाल की घटना से भी कुछ ना कुछ फर्क यहाँ देखने को मिलेगा। और भाजपा यहाँ पर नवीन जिंदल के जो प्रत्याशी बनाया हुआ है वो बिल्कुल क्लीन स्वीप करेंगे, इन दोनों प्रत्याशियों को वो बैक छोड़ते हुए अपने संसद तक पहुंचेंगे। ठीक है मोहित, हरियाणा की स्थिति क्योंकि बेहद दिलचस्प बनी हुई है। आज सभी 10 सीटों पर मतदान जो है वो हो जाएगा। 4 जून को नतीजे परिणाम देखना होगा। हालांकि क्योंकि इंडिया गठबंधन जो है वो इस बार हरियाणा में चुनावी मैदान में है और तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मतदान जो है वो जारी है। और मतदान की ये तस्वीरें दिखाने का उद्देश्य भी यही है कि आप भी अपने घर से निकले और अपने मत का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि मतदान जो है वो देश के विकास के लिए, देश के हित के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए अपने घर से निकले, अपने मत का प्रयोग जरूर करें। हालांकि अब जिस तरह से तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, 1 बजे तक के जो चुनाव के आंकड़े हैं वो सामने आ गए हैं चुनाव आयोग की ओर से, और मत प्रतिशत क्योंकि लगातार जो है बढ़ने की उम्मीद भी की जा रही है। अब जो कि पहले चरण दूसरे चरण में हमने देखा मतदाताओं में जो उदासीनता थी, उसके बाद से चुनाव आयोग के लिए भी और राजनीतिक दलों के लिए भी जो स्थिति है वो बेहद चुनौतीपूर्ण हो गई है, क्योंकि मतदाताओं को जागरूक करना, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए तमाम तरीके के अभियान भी लगातार चलाए गए और तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर है। बेहद दिलचस्प ये स्थिति, लगातार अलग अलग प्रदेशों से हमारे साथ क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए थे और किस तरह से यहाँ की स्थिति जो है क्लियर है। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी है, तो वही दूसरी और इंडिया गठबंधन ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। देखना होगा 4 जून को नतीजे क्या कुछ परिणाम, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो लगातार लोकसभा चुनाव के 6वें चरण में मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई, शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। मतदान प्रतिशत को लेकर भी, मतदाताओं को जागरूक करने को लेकर भी, और इसके साथ जिस तरह से लगातार हमने 6वें चरण के लिए तैयारियां देखी हैं, 6वें चरण के लिए जो मुद्दे देखे हैं, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं आम मुद्दे इस चुनाव से गायब, सरप्राइज मुद्दों की एंट्री इस चुनाव में। देखना होगा कि कौन से मुद्दे कितने हावी इस 6वें चरण में हो पाते हैं। लोकसभा चुनाव के 6वें चरण से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।